आचार्य चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने संपत्ति, अर्थशास्त्र और भौतिक सफलता के संबंध में उस समय तक के लगभग हर पहलू के बारे में लिखा था। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विकास के लिए किए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें इस क्षेत्र का विद्वान और अग्रणी माना जाता है। आचार्य चाणक्य के महान विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वाकई हमारा जीवन सफल हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशाग्र विचारों से कूटनीति और राजनीति की बेहद सरल व्याख्या की है। भारतवर्ष में चाणक्य को एक समाज का सेवक और विद्वान माना जाता है। चाणक्य की नीतियों से कई विशाल साम्राज्य भी स्थापित किए गए हैं। तो चलिए आज जानते हैं इस महान विद्वान चाणक्य के जीवन के बारे में और उनकी महानता के बारे में और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में कि वे कैसे गरीबी को पार कर इतने प्रखर विद्वान बने। इसके साथ ही उनके अनमोल विचारों के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। ऐसे महान विचारों के प्रणेता महापंडित चाणक्य के जन्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फिर भी उनका जन्म बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य के जन्म के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। वहीं कुछ विद्वान उन्हें कुटिल वंश का मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुटिल वंश में जन्म लेने की वजह से उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना गया। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो वे अपने उग्र और गूढ़ स्वभाव की वजह से कौटिल्य के नाम से जाने गए। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो इस महान और यशस्वी विद्वान का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था। जबकि जैन धर्म के अनुसार उनकी जन्मस्थली मैसूर राज्य स्थित श्रवण बेलगोला को माना जाता है। जन्म स्थान को लेकर मुद्रा राक्षस के रचयिता के अनुसार उनके पिता को चमक कहा जाता था। इसलिए पिता के नाम के आधार पर उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी। यहाँ तक कि गरीबी की वजह से कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। चाणक्य बचपन से क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। उनके उग्र स्वभाव के कारण ही उन्होंने नंद वंश का विनाश करने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राजसी ठाट लेते हुए भी इन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का कभी लोभ नहीं था। कौटिल्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन के संघर्षों और उनकी नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। महान विद्वान चाणक्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और एक होनहार छात्र थे। उनके पढ़ने में गहन रुचि थी। वहीं कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। आपको बता दें कि तक्षशिला एक उत्तर पश्चिमी प्राचीन भारत में शिक्षण का प्राचीन केंद्र था। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, दवा और ज्योतिष जैसे कई विषयों की अच्छी और गहरी जानकारी थी। वे इन विषयों के विद्वान थे। यह भी माना जाता है कि वे ग्रीक और फारसी भी जानते थे। इसके अलावा उन्हें वेदों और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उसके बाद वे सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी भी बन गए। चाणक्य एक कुशल
और महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही वे एक महान शिक्षक भी थे। अपने महान विचारों और महान नीतियों से वे काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनकी ख्याति 7वें आसमान पर थी। लेकिन इस दौरान ऐसी 2 घटनाएं घटी कि आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन ही बदल गया। पहली घटना, भारत पर सिकंदर का आक्रमण और तत्कालिक छोटे राज्यों की हार। और दूसरी घटना, मगध के शासक द्वारा कौटिल्य का किया गया अपमान। ये 2 घटनाएं उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प किया और उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय देश के शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया और वे अपने दृढ़ संकल्प के साथ घर से निकल पड़े। जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे। वे उस समय की बात है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्भी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया, जिसके बाद पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था और उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्य पर ही नजर थी, जिसको देखते हुए देश हित की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए। लेकिन भोग विलास एवं शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने चाणक्य के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनसे कहा, पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। तभी चाणक्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। चाणक्य और चंद्रगुप्त का गहरा संबंध है। चाणक्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य के महामंत्री थे और उन्होंने ही चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित करने में उनकी मदद की थी। दरअसल नंद साम्राज्य के शासक द्वारा अपमान के बाद चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा को सार्थक करने के लिए निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त की प्रतिभा को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के शासक से बदला लेने के लिए चुना। जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई, तब चंद्रगुप्त महज 9 साल के थे। इसके बाद चाणक्य ने अपने विलक्षण ज्ञान से चंद्रगुप्त को अप्राविधिक विषयों और व्यवहारिक तथा प्राविधिक कलाओं की शिक्षा दी। आपको ये भी बता दें कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुनने का फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि उस समय कुछ मुख्य शासक जातियां ही थी जिसमें शाक्य मौर्य का प्रभाव ज्यादा था। वहीं चंद्रगुप्त उसी गण के प्रमुख का पुत्र था, जिसके बाद चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उनके साथ एक नए साम्राज्य की स्थापना की। शक्तिशाली और घमंड में चूर नंद वंश का राजा धनानंद, जो कि अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था और जिसने यशस्वी और महान दार्शनिक चाणक्य का अपमान किया था, जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपनी नीतियों से नंद वंश का पतन किया था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के पतन के मकसद को लेकर कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ गठबंधन बनाए थे। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा से भरे एक बेहद बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी चालाकी से कुछ मनोरंजक युद्ध रणनीतियों को तैयार किया, जिससे उन्होंने मगध क्षेत्र के पाटलिपुत्र में नंदा वंश का पतन किया और जीत हासिल की। वहीं नंदा साम्राज्य के आखिरी शासक की हार के बाद नंदा साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक नया साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्होंने राजनीतिक सलाहकार बनकर अपनी सेवाएं दी। अब आपको बताते हैं चाणक्य की मौर्य साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका के बारे में। चाणक्य के मार्गदर्शन से मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गंधरा में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में अलेक्जेंडर द ग्रेट के
जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े। बुद्धिमान और निर्मम चाणक्य ने अपनी महान नीतियों से चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य को उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से बदलने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य की नीतियों से मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक किया गया। बाद में मौर्य साम्राज्य ने पंजाब पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था और इस तरह मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया गया। अनेक विषयों को जानकर और महान विद्वान चाणक्य ने भारतीय राजनैतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें भारत की उस समय तक की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों की व्याख्या समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई है। ये ग्रंथ चाणक्य ने इसलिए लिखा था ताकि राज्य के शासकों को इस बात की जानकारी हो सके कि युद्ध, अकाल और महामारी के समय राज्य का प्रबंधन कैसा किया जाए। जैन ग्रंथों में वर्णित एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के भोजन में जहर की छोटी सी खुराक को मिलाते थे, जिससे मौर्य वंश के सम्राट की दुश्मनों द्वारा संभावित जहरीले प्रयासों के खिलाफ मजबूती बन सके और वे अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। वहीं इस बात की जानकारी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना खाना अपनी गर्भवती रानी दुध्रा को खिला दिया। आपको बता दें कि उस समय रानी के गर्भ के आखिरी दिन चल रहे थे। वे कुछ दिन बाद ही बच्चे को जन्म देने के योग्य थी, लेकिन रानी द्वारा खाए गए भोजन में जहर ने जैसे ही काम करना शुरू किया, वैसे ही रानी बेहोश हो गई और थोड़े समय बाद उनकी मौत हो गई। जब इस बात की जानकारी चाणक्य को हुई तो उन्होंने रानी के गर्भ में पल रहे नवजात बच्चे को बचाने के लिए अपनी बुद्धिमान नीति का इस्तेमाल कर अपना पेट खोल दिया और बच्चे को निकाला। इस बच्चे का नाम बिंदुसारा रखा गया, जिसे बड़ा होने पर मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाया गया। वहीं चाणक्य ने कुछ सालों बाद बिंदुसारा के राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। 275 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हो गई। चाणक्य की मौत भी उनके जन्म की तरह कई रहस्यों से घिरी हुई है। ये तो स्पष्ट है कि महान दार्शनिक और विद्वान ने अपना लंबा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के मुताबिक वे जंगल में खाना पीना त्याग कर उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया था, जबकि अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसारा के शासनकाल के दौरान राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से महान विद्वान चाणक्य की मौत हो गई थी। विलक्षण प्रतिभा से धनी चाणक्य के सम्मान में नई दिल्ली में राजनायक एन्क्लेव का नाम चाणक्य के नाम पर चाणक्यपुरी रखा गया। इसके अलावा भी कई अन्य जगहों और संस्थानों के नाम भी चाणक्य के नाम पर रखे गए हैं। चाणक्य कई टेलीविजन सीरीज और किताबों के भी विषय हैं। महान दार्शनिक और विद्वान चाणक्य ने कुशल राज्य की स्थापना करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए थे। उनकी अवधारणा के मुताबिक एक कुशल राज्य के लिए राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। कौटिल्य के राज्य की नीति में ये कहा है, राज्य का निर्माण तब हुआ जब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना और अपनी खेती का 6वां भाग और अपने आभूषण का 10वां भाग राजा को देने को कहा। राजा इसके बदले में प्रजा की रक्षा और समाज कल्याण का उत्तरदायित्व संभालता था। विलक्षण प्रतिभा के धनी और महान विद्वान चाणक्य अपने महान विचारों और ज्ञान के बल पर कहते थे कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए और प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित होना चाहिए। इसके लिए राज्य के शासक को पहले ही शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो एक अच्छे राज्य का निर्माण करने योग्य बन सके और राज्य का विकास कर सके। चाणक्य के मुताबिक एक अच्छे शासक बनने की प्रक्रिया मुंडन संस्कार से शुरू की जानी चाहिए और सबसे पहले राज्य के शासक को वर्णमाला और अंकमाला का अभ्यास कराना चाहिए। वहीं जब शासक को इसकी समझ हो जाए तब उसे दंड नीति का ज्ञान कराया जाना चाहिए।
तभी वह एक कुशल शासक बन सकता है। चाणक्य ने अपनी इन्हीं नीतियों से चंद्रगुप्त मौर्य को बाल्यकाल से ही एक अच्छे शासक के रूप में शिक्षित किया था। वहीं चाणक्य से शिक्षा लेकर और उनके कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने सिकंदर को पराजित ही नहीं किया, बल्कि अपने कार्य कौशल और बौद्धिक कौशल से एक अच्छे शासक बने। और चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य का वर्णन इतिहास के पन्नों पर भी अंकित किया गया है। चाणक्य नीति के मुताबिक एक कुशल शासक में ये सब गुण होने चाहिए। पहला, चाणक्य नीति के मुताबिक राज्य का शासक कुलीन होना चाहिए, तभी वह एक अच्छे राज्य का निर्माण करने में सक्षम हो सकेगा। अच्छे शासक के बिना अच्छे राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा, किसी भी राज्य के शासक का शारीरिक रूप से ठीक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर राजा स्वस्थ होगा तभी वे अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रख सकेगा। तीसरा, चाणक्य नीति के मुताबिक एक राज्य के शासक को हमेशा अपने प्रजा के हितों का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए। चौथा, चाणक्य के मुताबिक एक राज्य के शासक को काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया से दूर रहना चाहिए। और पांचवा, राज्य के शासक को निडर राज्य का रक्षक और बलवान होना चाहिए। चाणक्य का राज्य को लेकर यह कथन था, जिस प्रकार दीमक लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, और उस प्रकार राज्य के शासक के अशिक्षित होने पर राज्य का कल्याण नहीं कर सकता। चाणक्य नीति के मुताबिक राज्य के 7 सूत्र हैं। चाणक्य ने राज्य को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, भूमि। दूसरा, जनसंख्या। तीसरा, सरकार। और चौथा, संप्रभुता। चाणक्य ने राज्य के तत्वों की तुलना मानव शरीर से की है। पहला, राजा। राजा राज्य का प्रथम नागरिक होता है और उसको कुलीन, बुद्धिमान, बलवान और युद्ध कला में आगे होना चाहिए, ताकि एक अच्छे राज्य का निर्माण हो सके और राज्य की प्रजा का विकास हो सके। दूसरा, मंत्री। मंत्री शासक की आंख होते हैं। जैसे आंख के बिना मनुष्य के शरीर का होना बेकार है, वैसे ही चाणक्य ने अपनी नीति द्वारा राज्य में मंत्री के महत्व को समझाया। इसके साथ ही राज्य का मंत्री ईमानदार और चरित्रवान होना चाहिए। एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राज्य के हित में सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति करके उनके परामर्श का पालन होना चाहिए। तीसरा, जनपद। चाणक्य ने अपने विभिन्न नीतियों से जनपद को मानव शरीर का तीसरा अंग बताया और कहा कि जनपद राज्य की जांघ और पैर होते हैं और जिस पर राज्य का अस्तित्व टिका रहता है। जैसे जांघ पर पैर के बिना मानव शरीर की संरचना बेकार है, वैसे ही जनपद के बिना राज्य का निर्माण अधूरा है। इसलिए एक शासक को राज्य के जनपद के विकास पर उचित ध्यान देना चाहिए। वहीं कौटिल्य के मुताबिक एक जनपद की स्थापना ऐसी होनी चाहिए जहां यथेष्ट अन्न की पैदावार हो और मेहनती किसान हो, जिससे अच्छी फसल की पैदावार हो और अच्छे और शुद्ध स्वभाव वाले लोग हों। चौथा, दुर्ग यानी कि किला। हर राज्य में ऐतिहासिक किले का निर्माण किया जाता है, जिससे किसी भी राज्य की पहचान होती है। महान दार्शनिक और बुद्धिमान चाणक्य ने किले को राज्य की बाहें बताया है, जिसका काम राज्य की रक्षा के लिए होता है और जो युद्ध के समय राज्य को बचाने में उसकी मदद करता है। चाणक्य ने इसमें जल, पहाड़, जंगल और मरुस्थल आदि को शामिल किया है। इसके साथ ही चाणक्य ने 4 प्रकार के दुर्ग की व्याख्या की है, जो कि इस प्रकार है। औदिक दुर्ग, इस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा होता है। पार्वत दुर्ग, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। धानवन दुर्ग, इसके चारों ओर ऊसर भूमि होती है, जहां ना जल ना घास होती है। और चौथा, वन दुर्ग, इसके चारों ओर वन एवं दलदल पाए जाते हैं। पांचवा, राजकोष। बुद्धिजीवी चाणक्य ने राजकोष को राज्य के शासक के मुख के समान बताया, क्योंकि कोष
यानी कि पूंजी, जिसके बिना किसी राज्य की कल्पना भी नहीं की जाती। इसके साथ ही राज्य को चलाने के लिए और दूसरे देश से युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से बाहर निकलने के लिए कोष की जरूरत होती है। कौटिल्य ने इसकी महत्ता को स्वीकारते हुए कहा, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से अर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यूं कहा जाए कि अर्थ दोनों का आधार स्तंभ है। छठा, सेना। कई विषयों के जानकार और महान बुद्धिमान चाणक्य ने सेना को राज्य का सिर बताया है और कहा है कि राज्य की रक्षा में बल और सेना का अहम रोल होता है। और सातवां, मित्र। राज्य की मानव शरीर से तुलना करते हुए चाणक्य ने दोस्त और मित्रों के राज्य के कान बताया है और कहा है कि जब राज्य किसी के खिलाफ युद्ध करता है तो उस समय दोस्त ही मदद करते हैं। इसके साथ ही कौटिल्य ने राज्य के विकास के लिए भी मित्रों की महत्वता की व्याख्या की है। कौटिल्य के मुताबिक मित्र ऐसा होना चाहिए जो वंश परंपरागत हो, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त तथा जो समय पर सहायता कर सके। महान दार्शनिक, समाज सेवी, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के विद्वान ने राज्य को सामाजिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना है। चाणक्य के मुताबिक राज्य का काम केवल शांति और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के विकास को भी ध्यान देना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक किसी भी राज्य में सुरक्षा संबंधी काम, स्वधर्म का पालन, सामाजिक काम समेत जन कल्याण के लिए काम होते रहना चाहिए, ताकि एक विकसित राज्य का निर्माण हो सके और इसका फायदा वहां की जनता को मिल सके। कौटिल्य ने कहा है कि बल ही सत्ता और अधिकार है, इन साधनों के द्वारा साध्य ही प्रसन्नता है। अब आपको बताते हैं विष्णुगुप्त की विदेश नीति के बारे में। विष्णुगुप्त कहलाए जाने वाले चाणक्य की विदेश नीति इस प्रकार है। पहला, संधि। महान विद्वान चाणक्य ने अपनी विदेशी नीति में संधि को महत्वपूर्ण जगह दी है। उन्होंने संधि कर शत्रु को कमजोर बनाने की बात कही है। चाणक्य के मुताबिक राज्य और देश में शांति के लिए दूसरे देश के राजा या शासक के साथ संधि की जाती है, जो ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसका मतलब शत्रु को कमजोर बनाना है। दूसरा, विग्रह। आचार्य चाणक्य ने अपनी विदेश नीति में कहा है कि विग्रह का मतलब शत्रु के खिलाफ रणनीति बनाना है। तीसरा, यान। आचार्य चाणक्य ने अपनी विदेश नीति में युद्ध घोषणा किए बिना युद्ध की तैयारी करना भी शामिल किया है। चौथा, आसन। चाणक्य ने अपनी विदेश नीति में तटस्थता की नीति का पालन करने को भी शामिल किया है। पांचवा, आत्मरक्षा। चाणक्य की विदेश नीति के मुताबिक किसी राज्य का राजा अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे राजा से मदद मांग सकता है। और छठा, द्वंद्वभाव। एक राजा से शांति की संधि करके अन्य के साथ युद्ध करने की नीति करना। तो दोस्तों, ये है जीवनी चाणक्य की।